जय हिंद। करंट अफेयर्स डेली रिवीजन सीरीज़ का आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे एग्री वोल्टाइक फार्मिंग के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे भूनीर पोर्टल के बारे में, तीसरा हम बात करेंगे कोकोआ कल्टीवेशन के बारे में और फाइनली हम पढ़ेंगे डार्क टूरिज्म के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमें पढ़ना है, इनको रिवाइज करना है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्री वोल्टाइक फार्मिंग के बारे में। एग्री वोल्टाइक फार्मिंग की बातचीत कहाँ से आती है? लास्ट ईयर नवंबर में 7th सेशन हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के इस 7th सेशन में सस्टेनेबल एनर्जी और एग्री वोल्टाइक फार्मिंग की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया और वहाँ से बातचीत शुरू हुई कि एग्री वोल्टाइक फार्मिंग होती क्या है। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरनीथ सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स के नीचे क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, क्रॉप्स को उगाया जाता है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो सोलर पैनल्स हैं इनको ग्राउंड से लगभग 2 या 3 मीटर ऊपर पोजीशन कर दिया जाता है, स्टेशन कर दिया जाता है और लगभग 30 डिग्री के एंगल पे स्टेशन कर दिया जाता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से सोलर पैनल्स को लगा दिया जाता है और बीच में छोड़ दी जाती हैं रोज। ये जो रोज हैं, इन रोज में क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है और ये जो रोज हैं इनको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया होता है कि इनफ रेनफॉल आ जाए, अगर बारिश पड़े तो पानी आ जाए, इनफ सनलाइट आ जाए जितना पेड़ को ज़रूरत है, और साथ में ये जो सोलर पैनल्स हैं ये शेड देने का भी काम करते हैं, ये क्रॉप को प्रोटेक्शन देने का भी काम करते हैं फ्रॉम द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। बेसिकली एग्री वोल्टाइक फार्मिंग में लैंड को बहुत एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है कि सोलर पैनल्स के थ्रू एनर्जी को जनरेट किया जा रहा है और साथ के साथ क्रॉपिंग भी की जा रही है, साथ के साथ क्रॉप्स को भी उगाया जा रहा है। ये जो एग्री वोल्टाइक फार्मिंग है इसको एग्री सोलर भी बुलाया जाता है, इसको ड्यूल यूज सोलर भी बुलाया जाता है। और एग्री वोल्टाइक फार्मिंग में एक तो लैंड यूज एफिशिएंसी तो देखने को मिलती है ही, साथ में इंप्रूव्ड क्रॉप ग्रोथ भी देखने को मिलती है, बिकॉज जनरली उन क्रॉप्स को प्रेफर किया जाता है जो कि शेड लविंग होते हैं, जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। सोलर पैनल्स की वजह से उनको शेड मिल जाती है तो उनकी ग्रोथ भी बेहतर होती है, और फिर जो हीट स्ट्रेस है, जो वाटर लॉस है, उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है क्रॉप्स को, बिकॉज यहाँ पे सोलर पैनल्स की शेड होती है। बहुत सिंपल, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है कि एग्री वोल्टाइक फार्मिंग है क्या? इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरनीथ सोलर पैनल्स। बेसिकली लैंड को बहुत एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है, सेम लैंड पे सोलर एनर्जी को भी जनरेट किया जा रहा है और साथ के साथ क्रॉप्स का कल्टीवेशन भी किया जा रहा है। तो अपने आप में फ्यूचरिस्टिक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद बात आती है भूनीर पोर्टल। भूनीर पोर्टल की कहानी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, इसको किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया। भूनीर पोर्टल को किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? टू एनहेंस ग्राउंड वाटर रेगुलेशन इन इंडिया। देखो, ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन को लेके हमारी कंट्री में एज सच कोई रेगुलेशन है नहीं। कोई भी पंप लगा के ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और जितना चाहे उतना एक्सट्रैक्ट कर सकता है, और इसकी वजह से पानी का खूब सारा मिसयूज़ होता है, खूब सारा वेस्टेज होता है, स्पेशली रूरल इंडिया में। तो ये जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है इसको थोड़ा फॉर्मलाइज करने के लिए, इसमें थोड़ा सुधार करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है भूनीर पोर्टल को। इस भूनीर पोर्टल को डेवलप किसने किया है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है। लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। डेवलप किसने किया है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है। क्यों डेवलप किया है? टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन ग्राउंड वाटर यूजेस। भूनीर पोर्टल के मेन फीचर्स क्या हैं? एक तो ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है फॉर ग्राउंड वाटर कंप्लायंस एंड पॉलिसीज। ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं उनका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। दूसरा, इसका जो इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली है और इस पोर्टल के थ्रू एक परमानेंट अकाउंट नंबर दिया जाएगा, एक पैन नंबर दिया जाएगा जो कि बेस्ड होगा सिंगल आईडी सिस्टम के ऊपर। अगर किसी को ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना है, परमिशन लेनी है, तो उसको एक पैन नंबर दे दिया जाएगा इस पोर्टल के थ्रू। साथ में एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जनरेट किया जाएगा, और ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये जनरेट किया जाएगा विद QR कोड फॉर स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस। बेसिकली
ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन को थोड़ा फॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है इस भूनीर पोर्टल के थ्रू। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है कि इसको लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। डेवलप किसने किया है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है। क्यों डेवलप किया है, टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द ग्राउंड वाटर यूजेस। फिर इसके बाद बात आती है कोकोआ कल्टीवेशन। कोकोआ कल्टीवेशन की कहानी क्या है, देखो पिछले साल कोकोआ बीन्स के जो प्राइसेस हैं वो एकदम से स्काई रॉकेट हो गए, वो एकदम से लगभग 4 गुना से इंक्रीज हो गए। और ये जो कोकोआ बीन्स हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स इन चॉकलेट्स। चॉकलेट के प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कोकोआ बीन। तो जैसे ही कोकोआ बीन्स के प्राइसेस बढ़े तो बट ऑब्वियसली बात है कि मार्केट में चॉकलेट के प्राइसेस भी बहुत रैपिडली इंक्रीज हुए। ये कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कोकोआ का कल्टीवेशन किस तरीके से किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमें पता ही है कि इट इज़ अ वाइटल क्रॉप फॉर चॉकलेट प्रोडक्शन। चॉकलेट प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कोकोआ, तो इट इज़ अ वाइटल क्रॉप फॉर चॉकलेट प्रोडक्शन। कोकोआ जो है इट इज़ नेटिव टू अमेजॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अमेजॉन बेसिन में कोकोआ का कल्टीवेशन बढ़ चढ़ के किया जाता है। कोकोआ का जो पेड़ होता है वो लगभग 4 से 8 मीटर लंबा होता है और इसको ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में उगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में उगाया जाता है मेनली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। कोकोआ का जो प्लांटेशन है उसको हार्वेस्ट होने में, उसको पकने में लगभग 5 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं, लगभग 5 साल लगते हैं। और जो हार्वेस्ट का पीक पीरियड होता है वो होता है मार्च से लेके मई जुलाई के बीच में। पीक पीरियड कब होता है, मार्च से लेके मई जुलाई के बीच में। देखो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो कोकोआ इज द वाइटल क्रॉप फॉर चॉकलेट प्रोडक्शन, ये हमें समझ में आता ही है। कोकोआ जो है वो नेटिव है टू द अमेजॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका। पेड़ की लंबाई कितनी होती है, 4 से 8 मीटर के बीच में लंबा होता है। बेहद इंपॉर्टेंट, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में इसको उगाया जाता है मेनली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। हार्वेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, लगभग 5 साल लगते हैं। और क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, एक तो ऑल्टीट्यूड की अगर बात करें तो ये जो कोकोआ का पेड़ है ये लगभग 300 मीटर अबव सी लेवल तक उगाया जाता है। लगभग 300 मीटर अबव सी लेवल तक इसको उगाया जाता है। रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, 1500 mm से लेके 2000 mm के बीच में एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है। बिकॉज ह्यूमिड ट्रॉपिक्स की क्रॉप है तो खूब रेनफॉल चाहिए। आइडियल टेम्परेचर क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बेस्ट क्या है, बेस्ट है 25 डिग्री सेल्सियस। देखो क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऑल्टीट्यूड की अगर बात करें तो लगभग 300 मीटर अबव सी लेवल तक इसको उगाया जा सकता है। रेनफॉल की अगर बात करें तो 1500 से लेके 2000 mm तक एनुअल रेनफॉल चाहिए क्योंकि ह्यूमिड ट्रॉपिक्स की क्रॉप है। आइडियल टेम्परेचर कितना है, बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस टू 39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। सॉइल कैसी चाहिए, सॉइल चाहिए डीप और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। और सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 से लेके 7 के बीच में। और ये जो कोकोआ है इट इज़ अ शेड लविंग प्लांट, मतलब ये कैनोपीज के अंदर, शेड के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये क्लाइमेटिक कंडीशंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कोकोआ का कल्टीवेशन कहाँ किया जाता है, मेनली किया जाता है कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कोकोआ का कल्टीवेशन किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कोकोआ की कहानी क्या है कि एक तो चॉकलेट प्रोडक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कोकोआ। नेटिव है टू द अमेजॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका। ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ये थ्राइव करता है। हार्वेस्ट होने में लगते हैं लगभग 5 साल। किस ऑल्टीट्यूड तक ग्रो करता है, लगभग 300 मीटर्स अबव सी लेवल तक ग्रो करता है। रेनफॉल कितनी चाहिए, 1500 से 2000 mm तक की रेनफॉल चाहिए एनुअली। आइडियल टेम्परेचर क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। सॉइल कैसी चाहिए, डीप और वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए।
एंड इट इज़ अ शेड लविंग प्लांट। फिर इसके बाद एक टर्म और है, डार्क टूरिज्म। डार्क टूरिज्म को ग्रीफ टूरिज्म भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? ग्रीफ टूरिज्म भी बुलाया जाता है। और डार्क टूरिज्म का बड़ा सिंपल सा मतलब है ऐसी जगहों को विजिट करना जो कि किसी ट्रेजेडी से रिलेटेड हैं, किसी डेथ से रिलेटेड हैं, किसी डिजास्टर जोन से रिलेटेड हैं, किसी बैटलफील्ड से रिलेटेड हैं या किसी मेमोरियल वगैरह से रिलेटेड हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए बोलें तो ऐसी जगह जिनकी कोई डार्क हिस्ट्री है, वहाँ पे कोई ट्रेजेडी हुई थी या वहाँ पे कोई डेथ हुई थी या वहाँ पे कोई डिज़ास्टर आया था या वहाँ पे कोई बैटल हुई थी, ऐसी जगहों को जब हम विजिट करते हैं तो इसे कहा जाता है डार्क टूरिज्म। फॉर एग्जाम्पल काला पानी वाली जो जेल है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डार्क टूरिज्म। या जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो जलियांवाला बाग जो है वो पार्ट है डार्क टूरिज्म का। या 9/11 हुआ था न्यूयॉर्क में तो जो 9/11 वाली साइट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ डार्क टूरिज्म। तो ये जो टर्म है डार्क टूरिज्म, इसको ग्रीफ टूरिज्म भी बुलाया जाता है। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स विजिटिंग प्लेसेस टाइड टू ट्रेजेडी और डेथ सच एज डिजास्टर जोन्स, सच एज बैटलफील्ड, सच एज मेमोरियल्स। तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। बहुत सिंपल 4 टर्म्स को आज हमने देखा, रिवाइज किया प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।